चलिए जी, आज की अपने एसए 240 की रिवीजन शुरू करेंगे हम लोग और बहुत ही सिंपल सी रिवीजन होने वाली है आज की। आज हम लोग जो है वो कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे कि भाई अगर ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? प्लीज़ इस टॉपिक पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनिए, मिसस्टेटमेंट मिली है बिकॉज़ ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं व्हिच आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू द ऑडिट। पूरा फ्लो, मिसस्टेटमेंट मिली बिकॉज़ ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बन गए बिकॉज़ ऑफ व्हिच देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू द ऑडिट। नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे? डिटरमाइन कीजिए क्या? अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं इस सर्कमस्टेंस में? याद है ना 3 सेक्शन में बांट दिया था। सेक्शन 1 प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग द ड्यूटी टू रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको? जिसने अपॉइंट किया उसको और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। ओके, ओके, आ जाइए। अच्छा, इस और का क्या लॉजिक है? अरे भाई मेरी बात सुनो, पार्टनरशिप फर्म के केस में कहीं आपको बोला गया है कि रिपोर्ट करना है एमसीए को? एमसी आ कहाँ से गई पार्टनरशिप फर्म के बीच में? आ ही नहीं सकती। आइए जी, प्लीज। देन सेकंड, कंसिडर वेदर एवरीवन, कंसिडर वेदर। अब क्या करेंगे? क्या मैं विड्रॉ करूं? ओके, और विड्रॉ कंसिडर करते समय मैं लॉ और रेगुलेशन की भी परमिशन जो है वो देख लूंगा कि वहां पे मुझे अलाउड भी है या नहीं है। अच्छा जी, 2 सेक्शन कंप्लीट। हमने रिपोर्टिंग के बारे में देख लिया, विड्रॉल। और तीसरा, अगर विड्रॉल कर लिया, अगर विड्रॉल का फैसला मैं कर चुका हूं, तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा किसके साथ? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ मैं अपना विड्रॉल और उसके रीजंस, एंड डिटरमाइन फिर से रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट। इस बार क्या रिपोर्ट करने वाला हूं? इस बार क्या रिपोर्ट करने वाला हूं? विड्रॉल एंड रीजंस ऑफ विड्रॉल। किसको? उन्हीं दोनों लोगों को। किन 2 लोगों को? नंबर 1, हाँ जी नंबर 1 जल्दी बोलिए। दोज हु हैव अपॉइंटेड मी, एंड सेकेंडली रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ओके, आई होप याद रखेंगे आप। एक बार फ्लो पूरा। मिस स्टेटमेंट मिली है बिकॉज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, ऑडिटर की एबिलिटी टू कंटिन्यू द ऑडिट पे क्वेश्चन उठ रहा है। ओके, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? डिटरमाइन करने वाला है। प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्संस हु हैव अपॉइंटेड एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सेकंड, कंसिडर क्या करेगा? विड्रॉल। ओके, क्या मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम द एंगेजमेंट? एंड इसमें हम लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कंसिडर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट कब आएगा? अगर विड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले फिर से डिटरमाइन, आपकी सबसे पहले क्या करोगे? सॉरी, डिस्कस विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। क्या डिस्कस करने वाले हो? विड्रॉल एंड द रीजंस फॉर विड्रॉल। एंड देन डिटरमाइन, फिर से मेरी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिपोर्टिंग को लेके। रिपोर्टिंग किसकी? विड्रॉल की रिपोर्टिंग को लेके। रिपोर्टिंग किसको? जिन्होंने अपॉइंट किया था उनको, और साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। डन? यस सर। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा, ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ना है, अरिहंत लिमिटेड वाला। इसको एज अ कॉन्सेप्ट लेके चलें। इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम ड्यू टू फ्रॉड, ऑडिटर shall, based on presumption that there are risk of fraud in revenue recognition, evaluate which type of revenue transaction or accession give rise to such risk. अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, जब भी आप लोग ऑडिट करने जा रहे हैं और आप लोग रोमम आइडेंटिफाई और असेस कर रहे हैं, ऑलवेज प्रिज्यूम दैट देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन, और देर इज अ रिस्क ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। हाँ जी, देर इज अ रिस्क ऑफ रेवेन्यू, देर इज अ रिस्क ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट इन दी रेवेन्यू रिकग्निशन बिकॉज ऑफ फ्रॉड। ओके, एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर, क्या ये प्रिजम्पशन रिबर्टेबल है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्या ये प्रिजम्पशन रिबर्टेबल है? आंसर इज यस, ये प्रिजम्पशन बिल्कुल रिबर्टेबल है। अब जरा यहां पे देखिए, कब रिबर्ट कर सकते हैं? एग्जांपल दीजिए। व्हेन ऑडिटर में कंक्लूड दैट देयर इज नो रोमम ड्यू टू फ्रॉड रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन इन द केस वेयर देयर इज, हाँ जी, वेयर देयर इज एवरीवन, सिंगल टाइप ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, सिंगल टाइप ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर मल्टीपल मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है, आईसी वीक है, तो आप इस अजम्पशन को रिबट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस अजम्पशन के रिबटल से रिलेटेड एक बात और मैंने आपको पढ़ाई, वो थी डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए, वी प्रिज्यूम वी प्रिज्यूम दैट देयर इज रोमम ड्यू टू फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन, एंड इफ ऑडिटर डिटरमाइंस दैट रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकग्निशन इज नॉट रेलेवेंट, दे मस्ट डॉक्यूमेंट द रीजन फॉर दिस कंक्लूजन। ओके, बोलिए, लीजिए, आ जाइए। तो ये क्वेश्चन का सार हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब चलते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ना शुरू किया? इसके बाद बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे क्या? हाँ जी। किस किस चीज को लेके? नंबर 1 उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके।
अच्छा, नंबर 2 डिस्क्लोजर ऑफ रोमम ड्यू टू फ्रॉड को लेके। नंबर 3 डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड को लेके, डिस्क्लोजर ऑफ रोमम ड्यू टू फ्रॉड, डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड नोन और सस्पेक्टेड। सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करा लेंगे फ्रॉड को लेके। नंबर 2 उनसे रोमम ड्यू टू फ्रॉड जो उन्होंने एसेस किया है वो डिस्क्लोज करा लेंगे। नंबर 3 जो फ्रॉड नोन है या फिर सस्पेक्टेड है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, अदर इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज एंड अदर्स, हम वो डिस्क्लोज करा लेंगे। एंड आखिरी में फ्रॉड एलिगेशंस अगर कुछ लगे हैं तो हम वो डिस्क्लोज करा लेंगे। चारों दोबारा बोलता हूं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, disclosure of the assessed ROMM, disclosure of the identified or suspected fraud, disclosure of the allegations of fraud. Easy, easy. आ जाइए। कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड विद TCWG। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे? कोई भी अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, ये सस्पेक्टेड है, इन्फॉर्म टू मैनेजमेंट प्रॉम्प्टली। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑडिटर जो है अपना सस्पिशन और एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस जो है TCWG के साथ, ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस कर लेगा। अच्छा, अगर और भी कोई मैटर है रिलेटेड टू फ्रॉड, क्या वो भी वो TCWG के साथ डिस्कस कर सकता है? बिल्कुल, वो TCWG के साथ डिस्कस कर सकता है। आइए, कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? क्या ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड टू एक्सटर्नल पार्टी? रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करो। एंड ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवैल्यूएट करना है। आप चेक करेंगे क्या ये जो आइडेंटिफाइड फ्रॉड है, इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शन वेयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरराइड कॉन्फिडेंशियलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्ट करा दूं आप लोगों को और प्रोफेशनल ड्यूटी भी कनेक्ट करा दूं। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। एज पर कॉन्फिडेंशियलिटी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है क्लाइंट की, वो आपने जो है डिस्क्लोज नहीं करनी है, उसकी एक्सेप्शन है। एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन इज लीगली रिक्वायर्ड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। सेक्शन कोट कर दूं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑडिटर को बोलता है 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड है तो आपने जाके MCA को इन्फॉर्म करना होता है। 143(13) ऑडिटर को बचाता है कि अगर आपने 143(12) में रिपोर्टिंग करी है तो आप कोई अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी ब्रीच करते हुए माने नहीं जाएंगे। राइट, तो यहां पे ऑडिटर को देखना है कि भाई क्या ये जो रिपोर्टिंग करनी है, क्या इसकी रिपोर्टिंग को मैं एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता हूं? क्या मैं इसकी रिपोर्टिंग थर्ड पार्टी को एज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता हूं? उसको ये चेक कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंक्स के ऑडिटर को हमेशा बैंक में जो रिपोर्ट हो रहा होता है वो फ्रॉड हो रहा होता है, वो RBI को रिपोर्ट करना होता है। नाउ कमिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल, जितने डिस्कशन और डिसीजंस हुए वो, जो रोमम आपने आइडेंटिफाई एसेस किया वो, जो रोमम पे प्रोसीजर लगा के रिजल्ट्स आए वो, कम्युनिकेशन अबाउट फ्रॉड जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे कम्युनिकेशन, एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिकग्निशन में देयर इज ऑलवेज अ प्रिज्यूम्ड रोमम ड्यू टू फ्रॉड, एंड इफ यू बिलीव दैट द प्रिज्यूम्ड रोमम इज नॉट देयर, yes it is rebuttable, but you should document the reasons for the conclusion. आई नाउ, ये तो बहुत बेसिक था। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, पहली बात इसको कैसे लिखेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किसके पास है? TCWG और मैनेजमेंट के पास है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आइला के चलते देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर even though the audit was planned and performed in accordance with essays. अच्छा, रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग कहां पे ज्यादा होता है, फ्रॉड में या एरर में? रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हायर इन बिकॉज ऑफ फ्रॉड रादर देन बिकॉज ऑफ एरर, बिकॉज फ्रॉड क्या है? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील। अच्छा, अगर फ्रॉड की भी बात करूं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट हो पाएगी, इस बात का चांस किसके फ्रॉड से ज्यादा होता है? मैनेजमेंट के फ्रॉड से ज्यादा होता है। बिकॉज मैनेजमेंट के पास एक यूनिक पोजीशन है जहां से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है और ओवरराइड कर सकती है कंट्रोल्स को। डन। अच्छा, कुछ नए टॉपिक्स इधर देखिए जरा। एक्सेसिव प्रेशर बन रहा है मैनेजमेंट पे टू मीट थर्ड पार्टी एक्सपेक्टेशन। कौन सी कंडीशन में एक्सेसिव प्रेशर बन सकता है? ये रही 4 कंडीशन। नंबर 1, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर, एनालिस्ट एक्सेट्रा। इसी के अंदर सेकंड, आपने खुद ही एक्सपेक्टेशन जगा दी थी एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रेस रिलीज निकाल के। अच्छा, पैसा चाहिए, आपको लिस्टिंग करवानी है और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पुअर रिजल्ट्स जो हैं आप उनसे डर रहे हैं। पैसा चाहिए, लिस्टिंग करानी है, नेगेटिव रिजल्ट से डर, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पुअर रिजल्ट से डर रहे हैं। पहले वाला एक बार दोबारा बोल देता हूं, आपके ऊपर प्रेशर है एक्सपेक्टेशंस मीट करने का, आपके ऊपर प्रेशर है एक्सपेक्टेशन जो आपने क्रिएट करी थी उनको मीट करने का, दूसरों की और अपनी।
फिर उसके बाद पैसा चाहिए, लिस्टिंग करवानी है, नेगेटिव पुअर रिजल्ट से आपको क्या लग रहा है, पुअर रिजल्ट के नेगेटिव इंपैक्ट से आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। ओके, देन क्या मैनेजमेंट की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी इंपैक्ट आ सकता है क्या, उसकी वजह से भी उनके ऊपर इंसेंटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है क्या? आंसर इज यस। कैसे? नंबर 1 हो सकता है मैनेजमेंट वाले बंदे का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो एंटिटी में, तो उसकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पे इंपैक्ट आ सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है, आपकी कॉम्पनसेशन हो सकता है फिक्स्ड हो। नंबर 3 आपने पर्सनल गारंटी दे रखी है। एंड नंबर 4 आपको एक्सेसिव प्रेशर दिया जा रहा है फाइनेंशियल टारगेट्स बना के थ्रू दोस्त चार विद गवर्नेंस एटसेट्रा। 4 बातों से मैनेजमेंट की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पे इंपैक्ट आ सकता है एंड उससे इंसेंटिव और प्रेशर क्रिएट हो सकता है उनके ऊपर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके। नंबर 1 मेरा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है। नंबर 2 मेरी कॉम्पनसेशन उस पर टिकी हुई है। नंबर 3 पर्सनल गारंटी एंड नंबर 4 एक्सेसिव प्रेशर टू मीट द फाइनेंशियल टारगेट्स को पकड़ सकते हैं। डन। ये 2 टॉपिक आपके लिए होमवर्क है और यहां पे आके हमारा एसए 240 कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। राइट। ऑल द बेस्ट।